अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आप ही का इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, खास तौर पे मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान जहां पे कारोबारी सेक्टर्स को पहुंचा है, उसी के साथ साथ तालीमी निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गया। कारोबारी सेक्टर्स जो हैं उनको तो खोल दिया गया है, घंटा घर के 8 बाजारों को, टेक्सटाइल सेक्टर को, होजरी सेक्टर्स को, इनको खोल दिया गया है कारोबार के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर्स को खोल दिया गया है, लेकिन तालीमी निज़ाम अभी भी मुंजमद है और मुकम्मल तौर पर मुंजमद है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, तमाम के तमाम इस वक्त बंद है। जहाँ पे उस्ताज़ा परेशान है, उसी के साथ साथ जो तालिब इल्म है वो भी काफ़ी हद तक परेशान है। अब यूनिवर्सिटीज़ की खास तौर पर बात की जाए तो इन दिनों के अंदर एक माह के बाद जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉस्पेक्टिस जो है वो बिकना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी मेरिट लिस्टें बनती हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और ख़ास तौर पे जो एडमिशन का प्रोसेस है उसको किस तरह से आगे लेके चला जाएगा, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से क्या स्ट्रेटजी है जो कि बनाई गई है, इसी हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, और उनके साथ साथ जहांगीर अशरफ हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया शो के अंदर आए और वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। तो पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब से कि सर क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है न्यू एडमिशन्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं अब जो घरों पे बैठे हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि आगे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स किस तरह से लिए जाएंगे। डेट करीब आ रही है, यूनिवर्सिटीज़ अभी भी बंद हैं, और ऑनलाइन सिस्टम क्या होगा अगर ऑनलाइन जो एडमिशन लिया जाएगा। और एक और बड़ी चीज़ वो ये है कि मेरिट लिस्टें किस तरह से बनाई जाएंगी इसकी। देखें, इसमें अगर आप एडमिशन का प्रोसेस देखें तो पहले भी ये होता था कि हम मैट्रिक के जो मार्क्स थे उसको 30% वेट देते थे, फिर फर्स्ट ईयर के जो है उसको 30%, फिर एंट्री टेस्ट होता था उसको 40%। तो इस तरह से हम मेरिट जो है ओवरऑल बनाते थे। बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कोई इसमें कोई मतलब 0.001% भी चांस नहीं है कि कोई दो नंबरी हो। अब एंट्री टेस्ट हम ले नहीं रहे क्योंकि हमने वेव ऑफ किया है कि इस दफ़ा अगर हम एंट्री टेस्ट लेते हैं तो डेफिनेटली फ़िज़िकली लेना पड़ेगा, और स्टूडेंट जो है एक जगह पे उनको गैदर करना वो कि सेंसेबल अप्रोच नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि इस दफ़ा एंट्री टेस्ट नहीं लेते, लेकिन हम जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, प्लस हम ये अभी प्रपोज़ कर रहे हैं कि हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है इनके सब्जेक्ट्स के जितने मार्क्स होंगे वो लेके उनकी एवरेज वो 40% वेट दे के तो ओवरऑल वो 100% यानी अक्रू करेंगे हम कि 30% मैट्रिक, 30% जो है वो फर्स्ट ईयर, और फिर इस तरह से तो कोई ना कोई सिस्टम हमें डेफिनेटली डिवाइस करना है। अभी हमने मीटिंग करनी है, मेरे ख्याल 1-2 दिन में हम फाइनलाइज यानी इस कर लें। हवाले से मीटिंग अभी होगी और हाँ इसे जी, तय किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये हमारी एक प्रपोजल है सीनियर कॉलेज की कि इस तरह हो जाए तो हम, लेकिन एंट्री टेस्ट हमने एकेडमिक काउंसिल से और बाकी सिंडिकेट से हमने कहा है कि ये इस दफ़ा नहीं होगा क्योंकि ये यानी अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम उनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराएं, क्योंकि हमें फिज़िकली उनको लाना होगा ऑन बोर्ड, ऑन कैंपस, और फिर इस तरह से कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानब से भी तो कहा जा रहा होगा कि ख़ास तौर पे इस दफ़ा जो एडमिशन किए जाएंगे उसमें उनकी तरफ से भी कुछ प्रपोजल्स आ रहे होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी बहुत सारे मसाइल का सामना रहा है। एंट्री टेस्ट तो नहीं दे सकते, अगर फर्स्ट ईयर के किसी के मार्क्स कम हैं तो उनकी जानब से देखिए, असल में होता ये है कि किसी में जो भी वीकनेस होती है उसको छुपाने के लिए वो डेफिनेटली वो कहेगा कि ये नहीं चीज़ होनी चाहिए। हमने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना है। हम तमाम स्टूडेंट की जो राय है वो भी लेंगे डेफिनेटली। हमने एकेडेमिया की राय भी लेनी है, फैकल्टी की, सीनियर डीन है हमारे, बाकी सीनियर फैकल्टी है। जब हम मीटिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है काफ़ी लोग होते हैं उसमें, हमारी फैकल्टी होती है लार्ज नंबर, तो उसमें हम एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करते हैं, और हमने सारे प्रोस एंड कॉन जो हैं वो देखने होते हैं कि कहीं कोई लैकूना या डेफिशिएंसी ना रहे सिस्टम में, तमाम के लिए यूनिफॉर्म हो। ये ना हो कि हम कहें जी अगर मेरा बच्चा है उसके मसलन मैट्रिक में कम है तो मैं वो उसका वेट कम हो जाए,
या फर्स्ट ईयर में काम है तो मैं कहूँ उसके काम हो जाए। इस तरह से ये मल्टीपल राय आएंगी और ठीक है, हम देखेंगे कि जो सेंसेबल अप्रोच हुई किसी की वो हम डेफिनेटली अच्छा, अडॉप्ट करेंगे। पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए क्या आपने राय दी है, क्योंकि खास तौर पे बात की जाए जिनका लास्ट ईयर चल रहा था और रिसर्च कंडक्ट कर रहे थे, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा उनके लिए लेबोरेटरीज को खोल दिया गया था काम करने के लिए या नहीं? और नहीं, अगर नहीं। खोल जी जी जी, उसमें हमने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि फर्ज किया एक सुपरवाइजर के पास 10 स्टूडेंट हैं, वो 2 या 3 को डेली बुलाया करे और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। लेबॉर्ट्री में इतनी स्पेस होती है, उन्हें काम यानी करवाया जाए अपनी सुपरविजन में, और इस तरह से टर्न बाय टर्न आए। ये ना हो कि 10 के 10 ही आ जाएं एक रूम में। लेकिन यहाँ पे सर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स को जब रिसर्च में डिले आएगा तो ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ेगा, तो जब टाइम बढ़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भी बढ़वानी पड़ेगी उनको। कोई फीस में रिलैक्सेशन दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ? देखिए, फी में जो रिलैक्सेशन है ना, वो अभी जो हालात जा रहे हैं, यानी यूनिवर्सिटियों, जिन्हें यूनिवर्सिटी 30% कट लगाएंगे या 50% कट लगाएंगे, और ग्रांट तो आनी है गवर्नमेंट से। एक दो ही होते हैं, एक गवर्नमेंट की ग्रांट होती है, एक फ़ी होती है। अब अगर फ़ी भी नहीं लेते और गवर्नमेंट की ग्रांट भी कम हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटी कैसे चलानी है? ये नामुमकिन है, मैं समझता हूँ। मतलब हर चीज को मैनेज करना पड़ता है और मैनेज करने के बाद उसे लेके चलना पड़ता है। तो जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर, पिछले दिनों में एक चीज बड़ी कंट्रोवर्सी में बनाई गई कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने जाके गवर्नर साहब को चेक कोरोना के हवाले से जमा करवाया। यही अगर बच्चों को रिलैक्सेशन फीस में दे दी जाती तो उससे बहुत सारे बच्चे मुस्तफीद हो सकते थे। तो इस कंट्रोवर्सी को आप किस नजर से देखते हैं? अच्छा, ये एक ज़ाहिरी बात है, पॉइंट ऑफ व्यू है, और इसका बेहतर जवाब तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ही दे सकते हैं कि क्यों ऐसा किया गया कि अगर फीसों की मद में इकट्ठे होने वाले पैसों से कोई कोरोना फंड में या किसी और मद में हुकूमत को कोई चेक पेश किया जाएगा तो क्या उसको बच्चों पर ही खर्च नहीं होना चाहिए था? तो ये एक बेहतर जवाब तो क्यों सर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफी कह रहे थे कि हमारे पास एक तो लॉकडाउन की वजह से उनके माँ बाप का कारोबार बिल्कुल ठप है, जॉब्स पे नहीं जा रहे, बहुत सारे जॉबलेस हो गए हैं, फीसें कहां से दें? उसी दौर के अंदर उन्हीं की दी गई फीसों से पैसे निकाल के गवर्नर साहब को जमा करें। देखें, ये एक तो ये बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है, मैं कहूँ। बच्चों को पता ही नहीं है, ये हमने अपनी तनख्वाहों से दी हैं। एक भी स्टूडेंट की फीस है या किसी फंड से हमने एक पाई भी नहीं ली। यही बात है कि स्टूडेंट जो हैं बाज़ औक़ात बहुत बहुत गलत बातें कर जाते हैं यहाँ पे आके, और फोरम भी समझता है कि ये शायद बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। इसमें 0.001% भी सच्चाई नहीं है। सर, क्या ये फीसें जो हैं ये आपकी जो जॉब के जो पे मिलती है उसका सबब नहीं बनती? मतलब अगर वो उधर दी गई हैं, यही कट थोड़ा सा लगा के बच्चों को रिलैक्सेशन अगर मिल जाती तो वो ज्यादा बेहतर। देखें, जो सैलरी है हमारी, ये गवर्नमेंट से आती है, कोई फीस से नहीं हम चार्ज करते सैलरी। जितनी भी आ रही है रेकरिंग ग्रांट हमें HEC से आ रही है, हायर एजुकेशन से। तमाम हमारी सैलरी जो है, जितने हमारे स्टाफ हैं, फैकल्टी है, वो वहां से मीट होती है। अब ये आर्गूमेंट करना कि ये वो ये, अब देखें, हर यूनिवर्सिटी ने, ये सिर्फ एग्री यूनिवर्सिटी ने नहीं, हर यूनिवर्सिटी में जो प्राइम मिनिस्टर फंड था कोविड, उसमें कंट्रीब्यूट किया है। हमसे ज्यादा भी किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटीज हैं। तो मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हर शख्स एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, और अगर ये कहा जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत बोल रहे हैं तो गलत उनको इस तरीके से नहीं कह सकते, वो भी हर तरह से हारे बैठे हैं क्योंकि उनके पास भी अब पैसे नहीं है अगले फीसें, सेमेस्टर्स की फीसें जमा करवाने को। जहांगीर, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? परेशान स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, और इसके साथ साथ पूरा माशरा इस वक्त परेशान है। अच्छा, पिछले दिनों एक गवर्नर पंजाब की तरफ से यूनिवर्सिटीज को एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया है कि फीस की वजह से अगर इस दौरान बच्चे कोई फीस पे नहीं कर पाते तो किसी को यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट या उसको ना निकाला जाए।
और दूसरी सूरत ये बताई गई है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में बच्चों को कर दें, ताकि क्योंकि सेमेस्टर वाइज जो फीसिस हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वो यकमुश्त ही वसूल की जाती हैं, उनमें इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अब लेकिन चूंकि सूरत हाल ऐसी थी और स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी आ रहे थे कि नो क्लास नो फीस के हवाले से भी बात, और उस पर गवर्नर पंजाब ने एक कमेटी भी बनाई जिसके मेंबर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ भी हैं फैसलाबाद से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़। उनको यही कहा गया था कि कोविड-19 में जो बच्चों की मुश्किलात जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट की सूरत में सामने आ रही थी, उनको देखने के लिए आप बैठें और उसको देखें कि कौन कौन से मसाइल तलबा को हैं। क्योंकि अच्छा जहांगीर, हम मतलब हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ के मुखैर हजरात को अगर साथ में लाती हैं, फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे दर्दे दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं और बहुत सारे सरमायाकार लोग मौजूद हैं जो कि इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं कि अगर कोई फंड रेजिंग जो है वो कर ली जाए और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, उनकी फ़ीस के लिए क्राइटेरिया बना दिया जाए और उस फंड में से पे कर दी जाए। इस तरह भी हो सकता है, क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इस तरह भी हो सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स की तरफ से ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स का सिलसिला चल भी रहा है। मतलब विमई यूनिवर्सिटी में कुछ चल रहा है, ज़रई यूनिवर्सिटी में, जीसी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से ऑफर की जाती हैं रेलिवेंट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। देखें हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, जी जी। हम कोई 7000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है। 7000 स्टूडेंट, 7,000 बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है कोई 28,000 समथिंग है, ठीक है। उसमें से अगर 1/4 को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन। दूसरी कंट्रीब्यूशन ये है कि जितने भी बच्चे आए हैं कि हमें फी प्रॉब्लम है, हमने उनको रिलैक्स किया है कि आप इंस्टॉलमेंट में दे दें, कोई मसला नहीं है, आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा फिर दे दें। हमने हर तरह से उनको अकोमोडेट किया है। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये करना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं है और वो इसके बावजूद पे नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये कि उसे डिग्री छोड़नी पड़ेगी? देखिए जी, दो चीज़ें हैं। हायर एजुकेशन कमीशन या गवर्नमेंट ने कहा है आपने फोकस करना है ग्रेजुएट स्टडी पे। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उसकी वजह यह है कि वो उनकी बेसिक डिग्री है और बेसिक डिग्री होना एक स्टूडेंट के पास लाजमी होना चाहिए, मतलब होनी चाहिए। लेकिन जो एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल। उसके लिए हमने प्रेफरेबली स्कॉलरशिप नहीं रखे, कम रखे हैं, उनको भी देते हैं हम। लेकिन देखें ना, एडिशनल आप कहें मैंने पीएचडी करनी है, मैंने डबल पीएचडी करनी है, मैंने आगे और स्पेशलाइजेशन करनी है, तो वो तो आपकी विश है। जो लाजमी तालीम है वो ग्रेजुएट लेवल तक है, उस तक हम बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं और कभी भी किसी बच्चे को भी हम डिप्राइव नहीं करते। ठीक है जहांगीर, क्या कहेंगे टिड्डी दल के हवाले से? खास तौर पे टास्क जो है वो ज़रई यूनिवर्सिटी को दिया गया है और हमारे लाखों करोड़ों की फसलें जो हैं वो किसानों की तबाह की जा रही हैं। कुछ साइंटिस्ट जो है खास तौर पे टिड्डी दल के ऊपर अब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए इसके ऊपर जो है वो रिसर्च जारी है। सारी है सिनेरियो क्या है ये कंप्लीट और टास्क किसकी तरफ से दिया गया, इस हवाले से गाइड कीजिएगा। अच्छा हनान, जिस तरह कोरोना की वबा ने एक खौफ व हरास फैलाया है, तो जो किसान और रेलेवेंट और मुतलका इलाके जहाँ पर टिड्डी दल का हमला हुआ है, उनके लिए ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है, क्योंकि ये ऐसा एक कीड़ा है कि वो पूरी फसल उनकी चाट जाता है और इतनी ज़्यादा नुकसान का अंदेशा जो है अब वो बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया में ये लगाया जा रहा है कि इस साल टिड्डी दल के जो हमले हुए हैं, जो मुख्तलिफ झुंड की शक्ल में फसलों पे जाके बैठे हैं और फसलें खा गए हैं, इससे जो मुख्तलिफ इलाके हैं बिलखसूस जो जनूबी पंजाब या दीगर इलाके, और तो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ और इस पर पहले इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं, तहकीक नहीं हुई और उसको मारने के हवाले से, उसको भगाने के हवाले से ये है जनाब के फसलों पर आए तो शोर मचाएं और वहाँ से भगा दें, या अगर बैठी है तो उस पर स्प्रे कर दें और मुख्तलिफ तरीके। और जो इसकी दीगर स्टेजेस हैं कि इसको जब बच्चे देते हैं तो एक जो मादा इनकी टिड्डी दल है वो 1000 तक भी अंडे दे देती है। अच्छा, तो अगर वो उसको उसी स्टेज पे अगर क्रश कर दिया जाए तो बचा जा सकता है, लेकिन चूंकि पहले इस पर तहकीक नहीं हुई, इस पर इतना ज्यादा काम नहीं हुआ और शायद इस नौइयत का हमला फसलों पर पहले नहीं हुआ, तो इस साल फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सीरियसली इसको ले रही है। और फैसलाबाद में चूंकि ज़रई यूनिवर्सिटी पूरी एशिया की नामवर यूनिवर्सिटी है और सबसे
बड़ी यूनिवर्सिटी भी है और ज़राअत के हवाले से तो फैसलाबाद में नंबर 1 पर है। तो इसलिए जिम्मेदारी सौंपी गई ज़राई यूनिवर्सिटी को कि आप अपने माहिरीन जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं उनको इन्वॉल्व करें, और पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल जो है वो यहाँ पर ही बनाया गया ज़राई यूनिवर्सिटी में। उसका काम ये है कि उन इलाकों में जाएं, एक्सपर्ट्स स्टूडेंट्स भी हैं जो PhD ऑलरेडी उसमें इनरोल हैं और कुछ सीनियर वहाँ के असाजा वो भी हैं, तो वो उन इलाकों में जा रहे हैं, मुसलसल विजिट कर रहे हैं और जहाँ भी इत्तला मिलती है, क्योंकि ये ऐसा है कि ये एक फ्लो में चलता है, एक जगह पे गया उससे लश्कर की आगे। सूरत में चलता है और एक फसल से दूसरी फसल को हाँ, और तबाह इसके करता हुआ लश्कर में लाखों की तादाद में होते हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो कीड़े हैं वो इकट्ठे टिड्डी दल के वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के जाते हैं और तबाही मचा अशरफ देते साहब हैं। भी हमारे साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की जान से बनाया गया, जबकि ड्रेसिंग जो है वो फेमस डिज़ाइनर हसन मजहर की जान से जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ आपको ड्रेस भी बताता चलूं, क्योंकि अगर आप अपनी शख्सियत को संवारना चाहते हैं, मुनफरिद कुर्ते पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोहिनूर प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पे शॉप नंबर 55 और 56 के अंदर जाना होगा, जहां पे हसन मजहर जो है वो अपने डिजाइनर कुर्ते के साथ वेलकम करेंगे आपको। और वहां पे आजकल सेल भी लगी हुई है 999 में, यानी 999 के अंदर आप बहुत सारे कुर्ते परचेज कर सकते हैं। तो फिर सेगमेंट हमारा किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में, देखते हैं कि शेफ सलमान आज क्या बना रहे हैं और क्या खिला रहे हैं हमें। शेफ सलमान कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक-ठाक। फ्रेशनेस नजर आ रही है आज चेहरे पे आपके? जी जी बिल्कुल फ्रेश है जी। अच्छा, फिर खिलाएंगे भी कुछ फ्रेश जी, आज? जी, जी, बिल्कुल। आप हमें क्या बना रहे हैं आज हम? आज हम बना रहे हैं झटपट मजेदार सी चिकन जलफ्रेजी। जैसा कि हमने जलफ्रेजी पहले भी बना ली हुई है। जलफ्रेजी 2 टाइप की है, एक क्रीमी जलफ्रेजी और एक रेड जलफ्रेजी। आज हम बना रहे हैं रेड जलफ्रेजी। अच्छा, रेड जलफ्रेजी की बात की जाए तो खास तौर पे जो है वो लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो लोग जो हैं कॉन्टिनेंटल फूड्स की तरफ भी जाते हैं। क्रीमी जलफ्रेजी भी होती है, रेड भी होती है, लेकिन हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि अगर झटके से जो बंदे होते हैं जो कढ़ाइयों को पसंद करते हैं वो रेड जलफ्रेजी की तरफ जी जाते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मतलब क्रीमी जलफ्रेजी होती है उसमें मतलब फैट आ जाती है, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती है, जो कि हार्ट पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर पेशेंट होते हैं, वो इन चीजों से थोड़ा अवॉइड करते हैं, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं रेड जलफ्रेजी से, क्योंकि ये सारी नेचुरल चीजों से वेजिटेबल्स के साथ बनती है। अच्छा, आइए आपको मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूं। इसके लिए हमें वेजिटेबल चाहिए। वेजिटेबल हमने कट करके रख लिया सारी क्यूब कटिंग में। इसके लिए हमें चाहिए ऑनियन, टमाटो और कैप्सिकम। ये मैं आपको दिखा दूं, ये हमने कट कर ली हुई है। इसको हमने हल्का सा सौते कर लेना है। अच्छा, क्यूब कटिंग के हवाले से भी एक सेगमेंट जो हमारा था उसके अंदर खास तौर पे शेफ सलमान ने बताया था कि क्यूब कटिंग किस तरह से करनी है और दीगर कटिंग्स जो हैं उनके तरीके बताए थे। तो क्यूब कटिंग के साथ हम आज रेड जलफ्रेजी को तैयार करेंगे। तो शेफ सलमान, मैं चाहता हूँ रेसिपी को कंटिन्यू करें। जी, चिकन भी हमने क्यूब कटिंग करके रख लिया हुआ है। पहले भी बता चुका हूं, आपने कोई भी जो भी डिश बनानी है, जो भी डिश रेडी करनी है, अगर आप जूलियन में कर रहे हैं तो आपने उसकी वेजी की भी जूलियन कटिंग करनी है, उसके चिकन की भी जूलियन कटिंग करनी है। अगर आप क्यूब करना चाहते हैं तो चिकन की भी क्यूब करनी है और वेजी की भी। यहाँ पे हम क्यूब में बना रहे हैं तो हमने चिकन को भी क्यूब बना लिया है और वेजिटेबल को भी क्यूब कटिंग कर ली हुई है। आइए मैं आपको इसका मेथड बताता हूं। मेथड इसका ये है कि जो हमारी वेजिटेबल है इसको हमने ऑयल में हल्का सा सौते करके साइड पे कर देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट मेथड बताता हूं। उसके बाद आप कोई भी अपनी अच्छी सी कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में आपने ऑयल डाल के गार्लिक जिंजर पेस्ट डालना है। गार्लिक जिंजर पेस्ट डालने के बाद आपने अपने चिकन को उसमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने उसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस बता दूं, आपने रेड चिली, हल्दी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और साल्ट ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद आपने चिकन को अच्छे से बनाना है। जब आप देख लें कि आपका चिकन हल्का सा पकना शुरू हो गया है, आपकी जो स्पाइसेस है वो मिक्स हो चुके हैं, फिर आपने इसमें ऐड करनी है केचप। क्योंकि हम इसमें कोई ग्रेवी नहीं ऐड कर रहे, हम अपना टमाटो की प्योरी नहीं ऐड कर रहे, तो हम इसमें ऐड करेंगे केचप।
केचप ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है। अच्छा, केचप से इसका टेस्ट जो है वो लज्जत वाला और जरा कढ़ाई की लुक भी आ जाएगी, रेड जो जलफ्रेजी जी, इसीलिए तो इसको रेड कढ़ाई कहते हैं। इसकी लुक भी रेड आ जाएगी और ग्रेवी भी थोड़ी सी बन जाएगी। अच्छा, जब हमने इसकी गार्निश बता दूं, इसकी गार्निश होनी है अंडों से। आप इसको दो किस्म से कर सकते हैं, आप बॉइल्ड एग के साथ भी कर सकते हैं, स्क्रैम्बल एग के साथ भी कर सकते हैं। आज हम दोनों तरीके से करके आपको दिखाएंगे, दोनों तरीकों से करके दिखाएंगे। और खास तौर पे जो क्यूब कटिंग के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि जलफ्रेजी की पहचान ही चिकन और इनके क्यूब कटिंग की वेजिटेबल्स से होती है, तो इससे एक अच्छा टेक्सचर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो अच्छे टेक्सचर के साथ साथ जो स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे उस हवाले से भी आपको बताते चलें कि हल्दी ऐड की जाएगी, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ दीगर जो स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया जाएगा और दीगर स्पाइसेस और उनके फायदों के हवाले थोड़ा सा मैं स्पाइसेस के बारे में बता दूं। अगर हमारी कोई भी हंडिया बन रही है, कोई भी अगर रेड कढ़ाई बन रही है या कोई भी हंडिया आप बना रहे हैं, तो ये याद रखिएगा जब हमारी हंडिया स्टार्ट होनी है तो रेड पेपर हमने सबसे पहले ऐड करनी है, क्योंकि रेड पेपर कच्चा होता है, इसको पकने में टाइम लगता है। सपोज करें अगर आपकी स्पाइसेस कम हो गई है तो बाद में आपने रेड पेपर ऐड नहीं करना, वो आपके अपने खाने के टेस्ट को खराब करेगा। फिर आपने उसमें ब्लैक पेपर ऐड करना है। ब्लैक पेपर इसी चीज के लिए होते हैं, अगर आपका खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपको लग रहा है कि आपका स्पाइस कम है, तो आप उसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, रेड पेपर ऐड नहीं करेंगे। रेड पेपर स्टार्ट पे ऐड होता है, एंड पे नहीं ऐड होता। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि खास तौर पे अगर ये देखा जाए कि जैसे कि इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा डिमांड लोगों की तरफ से किसकी आती है, क्रीमी जलफ्रेजी की या रेड जलफ्रेजी? दोनों की आती है, पर मोस्टली अगर खाई जाती है ना तो वो क्रीमी जलफ्रेजी खाई जाती है, क्योंकि वो खास तौर पे जब बाहर निकलते हैं उनको होता है थोड़ा सा टेक्सचर, इस तरह के फूड्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे जरा मूड जी अच्छा बिल्कुल, जैसा कि घर में खाने बनते हैं वो तो रेड खाने ही बनते हैं, क्योंकि उसमें सारा यही चीजें मटेरियल यूज होता है। जब कोई आउटिंग के लिए जाते हैं या कोई गेस्ट आपके आ जाते हैं तो फिर ज्यादा कोशिश ये होती है कुछ डिफरेंट सा बनाया जाए, कुछ डिफरेंट टेस्ट किया जाए। जब हम व्हाइट जलफ्रेजी बनाते हैं उसका टेस्ट टोटली चेंज होता है, क्योंकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट ऐड होती है, रेड स्पाइस उसमें ऐड होती नहीं, ब्लैक पेपर जरा मखनी सी बन जाती है। अच्छा, आज ये बनाएंगे किसमें हम, हबीब कुकिंग ऑयल में या बनास्पति? ये हम बनाएंगे हबीब कुकिंग ऑयल में। हबीब कुकिंग ऑयल में बनाया जाएगा जी। हबीब कुकिंग ऑयल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है, विटामिन ए भी मौजूद है, विटामिन डी, विटामिन ई भी मौजूद है। विटामिन ए जो है आपकी विजन को, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, उसको जरा तेज कर देती है। तो बड़ी मेरी तेज निगाहें आपके ऊपर मुंजमद है। और विटामिन डी भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपकी बॉडी के अंदर आपकी हड्डियों को मजबूत करती है। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ आपके हेयर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। प्लॉक कैटलिस्ट भी इसके अंदर मौजूद है, यानी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मरीज जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो खाना भी लज्जत भरा खाना चाहते हैं और ऐसा ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं जो उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद है, क्योंकि ये दिल का मामला है। तो हबीब बनास्पति भी हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर भी विटामिन का ब्लेंड मौजूद है, विटामिन ए, डी और ई मौजूद है। इसके साथ साथ एक सबसे अहम और सबसे खास बात हबीब बनास्पति के हवाले से वो ये बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनके अंदर 20% ट्रांस फैट, विच मीन इतनी ट्रांस फैट मौजूद होती है जो कि आपके हार्ट की हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती है। तो अगर आप चाहते हैं लज्जत भरे खाने सेहत के साथ खाएं, तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा हबीब बनास्पति का। उसकी वजह यह कि इसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है और कम ट्रांस फैट होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। तो बेधड़क जीने वालों के लिए हबीब बनास्पति और दिल के मामले के लिए हबीब कुकिंग ऑयल। तो मैं चाहता हूं दिल के मामले के साथ ही इसे स्टार्ट किया जाए, तो रेसिपी को स्टार्ट करें शेफ सलमान, और साथ साथ थोड़ा गाइड करते जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये जो पानी रखा है ये किस लिए? ये हमने गार्निश के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसकी दो टाइप की गार्निश होती है, स्क्रैम्बल एग के साथ होती है, बॉइल्ड एग के साथ। मैं दोनों तरीके से करके बताऊंगा। अच्छा, रेसिपी की तो हमने बात कर ली है, थोड़ी सी बात रेस्टोरेंट की करते हैं। अगर आप फैसलाबाद से हैं और मजे का और प्योर फूड खाना चाहते हैं तो हमारे रेस्टोरेंट तशरीफ लाइएगा, जो कि मिल्लत रोड एबी फूड्स के नाम से है। वहां पे आपको मजे का और प्योर फास्ट फूड खिलाया जाएगा। और रेसिपी के हवाले से बात करता हूं, जैसा कि मुझे देखने वाले काफी ज्यादा मैसेजेस भी करते हैं, हम उनको गाइड भी हर तरीके से करते हैं। अगर आपको किसी किस्म की रेसिपी चाहिए या फूड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा फेसबुक पेज है शेफ सलमान किचन के नाम से। बिल्कुल, आप हमें सलमान से
तमाम क्यूरीज और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इनके पेज पे और शो के अंदर लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इसी रेसिपी को कंटिन्यू करते हुए मेरे मुंह में जो पानी की नदियां बह रही हैं, इसकी खुशबू सूंघने के बाद जो बॉयल किया जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को और जैसी वेजिटेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी डिश आज तैयार की जाएगी, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं जो कि आज मौजूद होंगे। कौम की बेटियां जो कि कौम का नाम रोशन करती हैं दूसरे मुल्कों के अंदर जाके, और ये वो चमकते हुए सितारे हैं जिनकी चमक को देखने के बाद बहुत सारी बेटियां कौम की इस मंजिल की तरफ जाना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ स्पोर्ट्स की कुछ नौजवान लड़कियां मौजूद होंगी और हमारी कौम का, हमारे फैसलाबाद का सरमाया है, असासा है। मैं तारफ करवाता चलूँ आपका उनसे। सबसे पहले हमारे साथ जुनैरा मौजूद होंगी जो कि बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्रिकेट की प्लेयर हैं और इसके साथ साथ हैंडबॉल भी खेलती हैं। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खालदा रमजान जो कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हैं। और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की जब बात की जाती है तो पंजाबियों के चेहरे खिलखिला उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। उसकी वजह ये होती है कि पंजाबी खास तौर पे कबड्डी के खेल को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये गबरू जवानों का जो है वो खेल समझा जाता है। इसके साथ साथ मल्टी टैलेंटेड है जी। एक और चीज आपको बता दूं कि फुटबॉल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ हैंडबॉल की भी प्लेयर हैं, बहुत सारी कंट्रीज के टूर भी कर चुकी हैं। तो मैं चाहता हूं खालदा की तरफ पहले चलूं। खालदा, बहुत सारे आपने मेडल सजा रखे हैं अपने कोर्ट के ऊपर और गिनने भी नहीं जा रहे मेरे से, तो इतने माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट है आप और बैजेस आपके लगे हुए हैं। कौन कौन से खेल आप खेलती हैं और किस किस खेल का आपने बैज जो है वो लगा रखा है, कहां कहां से मार के आई हैं, सारे बताएं जरा हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो स्कूल लेवल से स्टार्ट किया था, 6th क्लास से 2002 में। और उसके बाद फिर मैंने जो मैं नेशनल पे 2002 में 3 में नेशनल हुई थी हैंडबॉल में, उसमें हमने गोल्ड मेडल लिया था। उसके बाद स्कूल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, और जो सबसे पहला मेरा टूर था 2008 में वो था इंडिया का हैंडबॉल में। अच्छा। वहाँ से हमने ब्राउन मेडल लिया था और मैं वहाँ से बेस्ट स्कोरर, एशिया की बेस्ट स्कोरर हुई थी। उसके बाद फिर 2010 में हम लोग गए नेपाल में, वहाँ खेला, वहाँ से हमने सिल्वर मेडल लिया हैंडबॉल में। फिर 2013 में हम लोग गए इंडिया में दोबारा सैफ गेम्स के लिए, वो वहाँ भी हैंडबॉल को खेला। पाकिस्तान वापदा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से भी हमने सिल्वर मेडल लिया। फिर बाद में हम आए 2014 में वर्ल्ड कप जो था कबड्डी का। अच्छा। उसमें हमने सिल्वर मेडल लिया। क्या बात। और वहाँ मैं एज ए रेडर हूँ, रेड करती हूँ। और उसके बाद जो था अभी वो तो बाद में सिलसिले चुप बॉल में। अच्छा, रेड डालना बड़े गबरू जवान का काम होता है, बड़ा कड़ियल और सख्त जान उसके लिए होना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल, क्योंकि हाथ लगा के जब भागते हैं तो वो आपको जकड़ लेते हैं, बड़ी मुश्किल से जोर के साथ आपको अपने आप को छुड़वा के गोल करना। जद्दोजहद उसमें टेक्निक्स होती हैं, वो रेड करते हुए जैसे आप अपनी स्टेप्स पे चलते हैं, हाथ को कैसे फैलाना है, वो आप इजीली टच भी कर सकते हैं, उसको आप डिफिकल्ट भी बना सकते हैं अगर आप ज्यादा। डिपेंड्स ऑन यू, आपकी टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लड़के जीतना चाहते हैं या स्मार्टली वहां से निकल सकते हैं। अभी तक शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मतलब पकड़ा नहीं है किसी ने। एक पकड़ा था, इंडो पाक हुई थी हमारे 2016 में लाहौर में, तो अन्नू रानी जो है वर्ल्ड ऑफ टॉप स्टॉपर है और ये अभी तक उसका रिकॉर्ड है कि उसकी जो कैंची है वो सिर्फ मैंने छुड़वाई थी। अच्छा। वो भी अपने पाकिस्तान में लाहौर में। अच्छा, यानी सबसे तगड़ी जाफी है वो। हाँ जी, टॉप ऑफ वर्ल्ड की जो लेडीज में है ना वो है जाफी है। तो उससे मैंने जो उसकी कैंची छुड़वाई थी वो आज तक वो याद रखती है कि पंजाबी वो कहती, तेनू मैं नहीं बोल दी कि तू मेरे को कैंची के में छिड़ाई। क्या बात है जी, क्या बात है। और ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे मुल्क का सरमाया, हमारी कौम की बेटियां जो हैं वो इस कदर आगे जा रही हैं। तो बहुत सारे लोग जब आपको टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं तो इंस्पिरेशन भी उनके अंदर आती है कि वो भी आप ही की तरह स्पोर्ट्स के खेल में आगे बढ़ें। लेकिन आप क्या कहेंगी, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर अभी बच्चों को नहीं जाने की इजाजत देते, तो आपको भी शुरू शुरू में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा? मुश्किलात का सामना तो होता है, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं हुआ था।
चचा के बच्चे बेटे थे, ताई के बेटे थे, मतलब वो जैसे कह ले खानदान के लोग थे। मतलब बातें करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरे भाई जो बड़े हैं माशाल्लाह, मेरे अब्बू, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी है भाई, हम इसको, हमारी बेटी है, बेटियों की जैसी, बेटों जैसी, हमने आज तक उसको बेटा नहीं कहा, बेटी नहीं कहा, बेटा कहा है, जो इसका दिल चाहे, जहाँ चाहे खेलना चाहे। आपको कोई अगर एतराज है तो वो हमसे करें, हम उसको क्लियर करेंगे, हमारी बेटी पे आपको बात करने की जरूरत नहीं है। और अब जब आपने इतने मेडल्स हासिल कर लिए, दुनिया में नाम बन चुका है आपका, तो अभी तो कहते होंगे यार वो खालदा है ना, जो वो हमारी कजन है, बिल्कुल खालदा है ना, जो उसके साथ मैंने ये देखें जी तस्वीरें हमारी खालदा बाकायदा दिखाते हैं। हमारी लोग नहीं मानते, नहीं वो कहाँ और आप लोग कहाँ। हाँ। तो बाकायदा फिर वो सेल्फीज जो ली होती हैं वो दिखाते हैं कि ये हमारी कजन है, मेरे चचा की बेटी है, कोई ताई की बेटी कहता है। इसलिए तो जो वालिदैन को मुश्किलात होती हैं, बहुत सारे इधर उधर के लोग बातें करने हैं, वालिदैन थोड़े पजेसिव हो जाते हैं बेटियों को खासतौर पे लेके, कि बाहर अंदर आना जाना, लोगों की बातें। तो मैं वालिदैन को यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को एतमाद में लें, और बेटियों को कहना चाहूंगी कि अपने वालिदैन को एतमाद में लें, ताकि वो आपकी जो इज्जत है, आबरू उनकी कायम रखें, और जो आप खेलना चाहिए, जो भी बेशक वो मतलब किसी फील्ड में भी जाना चाहें, वो आपको सपोर्ट करें। हाँ, हमारे साथ जुनैरा भी मौजूद हैं। जुनैरा से बात करते हुए नाज़रीन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो डर क्यों लग रहा है कि बड़ी जबरदस्त बॉक्सिंग की प्लेयर है ये, और जुनैरा अभी तो मुस्कुरा रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा हौसला है, लेकिन अगर गुस्से में आ गई तो मेरा बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुनैरा के पंच जो है वो खाने के बाद कोई शख्स रिंग के अंदर टिका नहीं रहता। जुनैरा का ऐसा कहना था। तो जुनैरा जो है बड़ी जबरदस्त बॉक्सिंग की प्लेयर है। जुनैरा क्या कहेंगी, कब से इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया और कौन सी मुश्किलात था जिनको आपको सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2012 में पहले क्रिकेट ज्वाइन की, जिसमें मैंने नेशनल से खेलना स्टार्ट किया था, कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया था, तो आगे मतलब गेम काफ़ी अच्छी थी, तो आगे फिर सिलेक्शन हुई मेरी डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट मैचेस खेलने के बाद फिर आगे उन्होंने नेशनल में भेजा, तो वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और गेम्स की तरफ भी फिर बॉक्सिंग की ऑफर आई, तो बॉक्सिंग में भी जाके मतलब के यानी पहले क्रिकेट, हैंडबॉल, बॉक्सिंग सब मिक्स चल रहा था। नाज़रीन, हमने आज कोई हल्के बंदे नहीं, बड़े मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटीज हैं जिनको टास्क दे रखा है आज का। और जैसा कि खालदा से भी बात हो रही थी, कबड्डी की अकेली प्लेयर नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ दीगर खेलों के अंदर भी उन्होंने अपना सिक्का मनवाया। उसी तरह जुनैरा भी, जुनैरा जहां क्रिकेट की प्लेयर है, हैंडबॉल की प्लेयर है, बॉक्सिंग भी कर रही है उसके साथ साथ। क्या कहेंगी जुनैरा? बॉक्सिंग थोड़ी टफ गेम है, लेकिन मतलब वही है, टैलेंट जिसमें हो वही फिर है। मेरी सिर्फ 1 वीक की ट्रेनिंग थी, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पाकिस्तान में बॉक्सिंग स्टार्ट हुई थी, वो भी इवेंट हुआ था लाहौर में, तो फिर मतलब सर ने कहा कि आप मतलब पार्टिसिपेट करें इसमें, दें, आप में गट्स हैं, आप इसे चला सकती हैं, क्योंकि मोटिवेशन तो टीचर ने देनी होती जी। उन्होंने फिर 1 वीक की ट्रेनिंग करवाई। 1 वीक की भी मतलब नहीं थी, कम ही थी, क्योंकि जितना भी आप सीखो कम है। तो लाहौर में जाके फिर काफी माशाल्लाह किस्मत ने भी साथ दिया, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, चमक उठी जी। आपके मुक्कों की जो बातें थी वो इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई कि जी जुनैरा फैसलाबाद तो कुड़ी आई है, एक बड़े जोर ना पटक दी है। कुछ इस तरह का बातें भी सुनने को मिलती होंगी जी, काफी ज्यादा। जब मैं फैसलाबाद आई गोल्ड मेडल लेके, तो काफी माशाल्लाह अच्छी सर ने भी हौसला अफजाई की, और दूसरी जो प्लेयर्स थी वो भी मुझे देख के काफी बॉक्सिंग में आई, और काफी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा। और फिर उसके बाद अच्छा जुनैरा, कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी लड़के ने आपको तंग किया हो और आपने पंचेस के साथ उसका बुरा हाल कर दिया हो, कभी हुआ ऐसा? नहीं, वो तो बचपन में ही लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, बचपन में, यानी मोहल्ले के लड़कों के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है? क्लास फेलो भी थे उसमें, मतलब क्लास फेलो भी, यानी आपने सबको पटका हुआ है? ये मुझे ना बेसिकली फाइटिंग मेरे भाई ने सिखाई है, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा लड़ता होता था। अच्छा, तो उसने फिर काफी मुझे भी मारना, तो मैंने भी आगे यानी आपके मुक्कों का जायका बहुत सारे लोगों ने चखा हुआ है। अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी जी? ये भी है, खा के अगले इंसान को मतलब के होता है, मतलब उसको भी मतलब खुल्लम खुल्ला लड़ाई नहीं अभी किसी के साथ हुई? हाँ, बचपन में होती रही है, लेकिन मौजूदा सूरत में आपकी लड़ाई नहीं किसी के साथ? हाँ जी, लेकिन हो भी ना किसी से, क्योंकि हुई भी तो बहुत बुरी होगी। बुरी होगी जी। ये जुनैरा की तरफ से वार्निंग दी जा रही है कि इनको तंग ना किया जाए और ना ही छेड़ा जाए, क्योंकि अगर किसी ने इनको छेड़ा तो उसका अंजाम बुरा होगा। क्यों जुनैरा, ऐसे ही? जी बिल्कुल। मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल। अच्छा, ट्रेनिंग कितनी देर करते हैं आप दिन में?
ट्रेनिंग हम लोग की अभी तो आपको पता है जैसे हालात जा रहे हैं, बंद हुई पड़ी है, तो जब स्टार्ट थी तो मतलब इवनिंग में ही हम लोग जाते होते थे। तो क्लब काफ़ी दूर था, तो मतलब कि जाहिर बात है खेलना था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि गर्ल्स वगैरह बॉक्सिंग में बहुत कम आती हैं, तो वो एक दो ही जो टैलेंट जो मतलब था जिनमें, वही खेल रही थी, फिर वो लाहौर चले गई। अच्छा, समटाइम ऐसे भी होता है ना कि जब बॉक्सिंग में गर्ल्स ज्यादा ना हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए फिर लड़कों से लड़ना पड़ता है। समटाइम हुआ आपके साथ कुछ इस तरह की? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन सर कहते थे अगर हमारा और इवेंट आया तो जाहिर बात है फिर आपकी लड़कों से करवाएंगे, वो इसलिए कि मुक्के खा खा के आपका फेस भी मजबूत हो जाए। हाँ, मजबूत होना जरूरी है इस काम में, और मजबूत होने के साथ साथ आपके अंदर हौसला और जज्बा भी इस चीज का होना चाहिए कि किस तरह से आप इन चीजों को डील करते हैं। तो खालदा भी हमारे साथ मौजूद है। खालदा, वो दूध, मक्खन, मलाई और देसी घी का इस्तेमाल जो है वो वाफर मिकदार में आप करती होंगी क्योंकि कबड्डी की प्लेयर जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मेरे पापा जी जो हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं माशाल्लाह, वो भी कबड्डी में। अच्छा खालदा, माजरत चाहूंगा आपकी बात को काट रहा हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ले जी, वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी रेड जलफ्रेजी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। पहले चिकन को बॉईल किया गया, ग्रेवी बनाई गई और बाद में केचप ऐड कर दी गई। तो केचप जो है वो ऐड करने से इसका रेड टेक्सचर वो देखने को मिल सकता है और काफ़ी हद तक चिकन भी गल चुका है शेफ सलमान। तो मेरा ख्याल है वेजिस को ऐड करना चाहिए। जी, चिकन भी हमारा गल चुका हुआ है, चिकन हमारा पक चुका हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी वेजिटेबल थी, इसको हमने कट करके पहले ही रख लिया था और इसको हमने सोते कर लिया था। ये मैं आपको दिखा दूं, आपको थोड़ी थोड़ी ऑयली लगेंगी। ये हमने इसको सोते कर लिया हुआ है, ये हम इसको ऐड करेंगे। जब हमने इसको ऐड करना है तो ज्यादा से ज्यादा हमने 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है। इस वजह से क्योंकि इसमें टमाटो ऐड है, ऑनियन ऐड है, टमाटो भी पक के वो अपनी वो लुक खत्म कर देता है, अपना स्ट्रक्चर खत्म कर देता है। वो हमने सौते कर लिया ना, सौते कर लिया, हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि हमने इसकी लुक बरकरार रखनी है। अच्छा शेफ सलमान, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक बॉइल्ड एग और एक फ्राई किया हुआ है, इसका क्या काम होगा थोड़ा सा? जी, जैसे कि जलफ्रेजी, रेड जलफ्रेजी की जो रेसिपी है उसमें एग ऐड होता है। हमने स्क्रैम्बल एग भी रेडी कर लिया हुआ है, हमने बॉइल्ड एग भी कर लिया हुआ है। स्क्रैम्बल एग हम इसमें पहले ऐड कर देंगे, बॉइल्ड एग की हम गार्निश कर देंगे, टॉपिंग उसकी कर देंगे। जब हमने ये अपनी वेजिस डाल लेनी है, एग डाल लेना, फिर हमने इसको बड़े आराम से बना लेना। जब आप इसमें ये चीजें डालेंगे, एक बड़ी अच्छी सी खुशबू निकलेगी जो आपको बता देगी कि आपकी जो जलफ्रेजी आपकी डिश है कितनी मजे की बन रही है। मजे की तो बन रही है। जुनैरा और खालिदा भी मौजूद है हमारे साथ। एथलीट्स जो हैं वो भी खानों के हवाले से काफी कॉन्शियस होते हैं। जनाब आपके लिए आज तैयार कर रहे हैं, आप टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना है कैसा नहीं बना। शेफ सलमान से वक्तन फवक्तन मैं कुकिंग भी सीखता रहता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि जी बिल्कुल, मैं वही चीज देख रहा हूँ, आप बड़ा अच्छे से उसको स्टेयर कर रहे हैं। हाँ, आप ही से सीखा है ना जनाब, आप रोजाना की रूटीन बन चुकी है, तो काफी डिशेस तो बनानी भी आ गई हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ घर पे तैयार किया करूं ताकि भूल ना जाऊं ना। सर बंदा छोड़ देता है तो भूल जाता है चीजों को। अच्छा, काफी हद तक तैयार हो चुकी है नाज़रीन हमारी जो रेड जलफ्रेजी है, उसके अंदर हमने वेजिस को भी ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ हमने खास तौर पे जो एग फ्राई किया था उसे भी ऐड कर दिया है। अच्छा, एग और वेजिस के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगा और ऑडियंस को आपके जरिए बताना चाहूंगा कि अगर 1 kg चिकन जो बोनलेस है उसकी हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर कितनी वेजिस ऐड की जाएंगी, एग कितने ऐड किए जाएंगे, ये भी बता दें। रेस्टोरेंट में देखा जाए तो रेस्टोरेंट में जो 1 kg की सर्विंग होती है वो 800 ग्राम की होती है। नॉर्मली जनरली आपको बता रहा हूँ, आपने 1 kg चिकन ले लेना है। 1 kg के लिए आपको चाहिए 3 से 4 टमाटो चाहिए जो आपने क्यूब कटिंग कर लेनी है। 3 से 4 ही अनियन चाहिए जिसकी आपने क्यूब कटिंग करनी है और 3 से 4 ही शिमला मिर्च। सेम क्वांटिटी रखनी है वेजिस की, चिकन की और इनकी। अच्छा, इनको हमने रेडी करके, तो चिकन हमारा जो आपको बता दें 1 किलो होगा, 3 से 4 आपने वो शिमला मिर्च कैप्सिकम ले लेनी है, ऑनियन टमाटो इनकी रख लेनी है। इसके बाद आप इसमें अगर आप टेस्ट के लिए चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, पर वो उसमें थोड़ी ऐड करेंगे, आप ज्यादा नहीं कर सकते ताकि जरा टेक्सचर चेंज हो जाए, इसका टेस्ट आ जाए। जैसे कि हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जलफ्रेजी बिल्कुल फाइनल टच पे है।
पानी की नदियां बह रही हैं मेरे मुंह में। Just अच्छा, हम इसका- जुनैरा और खालदा भी मंजूर हैं, खुशबू पहुंच रही होगी आपको भी, तो जरा मन तो ललचा रहा होगा कि शेफ सलमान ने आज जो जलफेजी तैयार की है वो खा सके। अरे अच्छा, ये वाली एक्सपर्टी सीखनी है मुझे आपसे। जी मैं ये भी सिखाऊंगा। ये इसलिए करते हैं कि जब मैं जैसा कि आपको बता दें, जब हम इसके साथ वेजी ऐड कर देते हैं या कोई भी ऐसी चीज ऐड कर देते हैं, जब हम अपना चम्मच स्टेयर वगैरह ज्यादा करते हैं तो वो चीज टूट जाती है, उसकी वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। इस वजह से हम इसको ऐसे रोल कर अच्छा, देते हैं। मेरे घर एक दफा कजन आए थे तो मैं भी बड़ा कि मुझे बनानी आ गई है, ये है तो वो है, मैंने थोड़ा सा बनाया और इस पैन को इस तरह से जब उछाला ना, सब मेरे ऊपर आ गया। तो वो मैं सीखना चाह रहा हूँ आपसे। पर अब नहीं, अब आप फुल एक्सपर्ट ही हो जाएंगे, अब इसको आप घुमाया करेंगे। ठीक है जी। और इससे जो महक उठ रही है ना, यकीन जानिए, वो सोफे पे मैं बैठा था और मुझे इस तरह से महक अपनी तरफ खींच के लाई है ना इसकी, और मुझे आज महसूस हो रहा है कि आज मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा हेल्दी होगा। तो हमारे साथ और भी कुछ गेस्ट मौजूद हैं, हम चाहेंगे उनको भी आज ब्रेकफास्ट करवाएं और देखेंगे कि शेफ सलमान के खाने को वो कितना पसंद करते हैं। तो शेफ सलमान काफी हद तक रेडी हो चुका है, आप टेस्ट भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुफ्तगू करूंगा। तब तक आप इसकी प्रेजेंटेशन रेडी कर लें ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि जो चीज हमने तैयार की है वो कितनी खूबसूरत है। तो नाज़रीन, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ जुनैरा और उसके साथ साथ खालदा साहिबा मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा उन दोनों से गुफ्तगू करूं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। चाहूंगा खालदा की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले उनसे गुफ्तगू चल रही थी, वो दूध, मक्खन, मलाई और देसी घी के हवाले से चल रही थी, क्योंकि जब बात की जाती है कबड्डी के प्लेयर की तो ये चीजें लाजमो मलजूम समझी जाती हैं उनके लिए। और गांव के अंदर तो बहुत सारे लोग आपकी मदद के लिए भी आते हैं, खुशी के तौर पे, इनाम के तौर पे, नजराने के तौर पे ये चीजें पेश करते हैं ताकि हमारी कौम की बेटी जो है वो जरा चुस्त तवना हो और आगे जाके हमारा नाम बना सके। तो इस तरह की बहुत सारी सपोर्ट आपको गाँव की तरफ से, शहरियों की तरफ से मिलती तो होगी। जी बिल्कुल, जैसे कि मेरे ननियाल से आती हैं ये सारी चीज़ें। मेरे मामू लोग इस चीज़ के बहुत शौकीन है कि बेटी हम जो है हमारी वो कबड्डी खेलती है। दूसरी गेम्स तो जैसे हैंडबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, उनको तो वो उनका बिल्कुल नहीं पता है। जिसका पता है उनको कबड्डी का पता है, वो उस चीज़ को लेके बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि मैं कहीं भी खेलने जा रही हूँ तो पूछते होते हैं कि बेटा आज कौन सा मैच खेलने जा रही हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं हैंडबॉल। अच्छा चलो ठीक है, वो क्या होता है वो बताने में बहुत टाइम लग जाता है। जब मैं कहती हूँ कबड्डी तो वो किस दिन जाना है खेलने, मेरे जाने से पहले हम आएंगे, वो चीज़ें नजराना तौर पर जैसे गन्ने की रोज जैसे मौसम हो वो लेके आते हैं, फिर देसी घी वगैरह, और वो स्पेशली मेरी खाला है शाहकोट में रहती है, वो चावल की पिनियाँ लेके आती हैं, जो मतलब अलसी की पिन्नियाँ हो गई, क्या बात है जी उनकी, और गाँव में तैयार की हो, वो दूध के साथ खाएं तो आपके जिस्म की जितनी कमजोरी है, दर्दें हैं जोड़ों की, जो खत्म हो जाती हैं। तो बकाया जो है वो मेरे पापा जी बड़े इस चीज के एक्साइटेड है। वो चीजें, मेरा छोटा भाई कबड्डी खेलता है, काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स के पीनी, वो डेली बेसिस पे वो भी ट्रेनिंग करता है, उसके साथ मैं भी ट्रेनिंग करती हूँ। अच्छा, वैसे भाई के साथ कभी आपकी हाथापाई हुई हो, उससे बताया हो कि अब मैं उतनी ही ताकतवर हूँ जितनी आप जितनी है, वो बाकायदा खुद कहते होते हैं, जैसे वो बाजू पकड़ते हैं, हाथ पंजा मिलाते हैं। बाकायदा उन्होंने जो ट्रेनिंग मुझे कबड्डी की स्टार्ट करवाई, 2013 का जो वर्ल्ड कप था, मुझे कॉल आई कि आपने जी हर गेम खेली भी है तो आप कबड्डी हम फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं, तो आप जाओ। मैंने अपने वो फैमिली की वजह से ना थोड़ा रोक दिया कि पता नहीं भाई लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे कि मैं कबड्डी खेलूँ, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब वो ऑन ईयर आया टीवी पे तो भाई ने बड़े ने मुझसे पूछा कि तुम्हें नहीं बुलाया उन्होंने, तो मैंने कहा मुझे उन्होंने कॉल की थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया कि मेरे घर वाले इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे कि मैं कबड्डी खेलूँ ना। तो भाई ने कहा हजारों गेमें तुम खेलती हो, एक कबड्डी हमारी वजह से खेल लेती तो मैंने कहा चले नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम जो होगा वो मेरा होगा। फिर तो 2014 में जो आया, फिर मैंने उसी दौरान सर के कहा कि सर नेक्स्ट भी कोई इवेंट आए कबड्डी का तो मैं हाजिर हूँ। फिर इंडो पार्क हुई वर्ल्ड कप से पहले, वहाँ जो मैंने आपको पहले बताया अनु रानी का जो कैंची खुलवाई थी उसमें खेला। फिर मैंने उसके बाद मेरी सिलेक्शन जो हुई वो नेशनल टीम में हुई एज ए रेडर भी और एज ए स्टॉपर भी। फिर वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया, खेला। तो अच्छा, आप रेडर तगड़ी हैं या जाफी तगड़ी हैं? मेरे ख्याल में मैं जाफी तगड़ी हूँ। ठीक है, मतलब जो आ गया बस उसे पकड़ लिया, जाने नहीं देती। फिर वो जा नहीं सकता। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या अपनाती हैं? कैंची लगाती हैं, जफ्फा डालती हैं, किस तरह से? मतलब वो उसकी एक लैंग्वेज है, जैसे कोई रेड करने आता है, जो जाहिर बात हो झुका होता है उसको
यहाँ से कट करके उसे नीचे गिराते हैं, बाद में उसको पकड़ लेते हैं, बाजू से भी आप मतलब यूं करके उसे पकड़ते हैं और जैसे उसे इस तरह से पकड़ के नीचे को धकेला और उसे जफ्फा लगाया और जफ्फा लगाया। फिर वो अच्छा, मोस्टली जफ्फा बैक से लगाया जाता है ताकि उसे उठा के पटक दिया जाए पीछे, या लाइन से पार पटक दिया जाए ताकि वो टाइम भी जो उसे अपने आप को बचाने को जोर लगा के दूसरी तरफ जाने को लगता है वो भी ना लगे। हाँ कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजीज भी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। बास प्लेयर्स होते हैं जो अपनी एल्बोज आगे दे देते हैं, पकड़ बाजू ज्यादा बाजू पकड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं टच करके अपनी बैक साइड दे देते हैं, फिर बैक से पकड़ा जाता है। कुछ लोग होते हैं ज्यादा पाँव अपने आगे रखे होते हैं तो उनको कैंची मार ली जाती है। वो अच्छा, कैंची मारने की भी बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, भाग के जाके हाँ जी मतलब हवा में उड़ते हुए टांगों के साथ उसकी टांगों को पकड़ लिया जाता है और आगे नहीं बढ़ने दिया जाता जी बिल्कुल। तो ये स्ट्रेटेजी सारी आपने सीखी किससे? ये मैं बेसिकली जो सीखी है वो मैंने अपने घर से ही सीखी हैं, अपने पापा जी से, अपने दोनों भाइयों से, भाई शौकत अली से और बादशाह से, दोनों। अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छी चीज है जब आप अपने भाइयों के साथ घुलते मिलते हैं, जोर आजमाई करते हैं, तो इसका फायदा इस चीज का ये होता है कि आप एक औरत की बजाय एक मर्द के साथ जोर आजमाई सेम वही हो जाती है। और सेम जब आप मर्द के मुकाबले की जोर आजमाई करते हैं तो आप में फिर जोर पहले से ज्यादा जज्बा और जोश जो है वो ज्यादा होते हैं। तो इससे ट्रेनिंग भी बेहतर होती है और फिर मैदान में जाके मुश्किल की बजाय आपको थोड़ी और आसानी हो जाती है। क्योंकि मैंने तो मर्दों के साथ लड़के गई हूँ, उनके साथ उनकी जोर आजमाई की हुई है, तो लड़कियों की जाहिर सी बात है, लड़कियां नहीं होती, लेकिन उनसे जो होती है ना उनकी कुव्वत वो कम होती है और मुझे वो आसानी होती है उनको गिरफ्त करने में आसानी होती है। जी, ये स्ट्रेटजी है हमारी कौम की बेटी की और बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। घर से ही जब बंदा शेर बन के निकलता है ना तो बाहर के गीदड़ जो हैं वो फिर भाग जाते हैं। तो हमारे साथ जुनैरा भी मौजूद हैं। जुनैरा, सबसे टफ आपको कंपटीशन किस लड़की ने दिया? कितना लड़ाई के अंदर, मतलब बॉक्सिंग जब हुई आपको काफी पंचेस वगैरह पड़े हों, ज्यादा टफ कंपटीशन किसके साथ रहा आपका आज तक? मेरा टफ कंपटीशन लाहौर के साथ, लाहौर की लड़की थी, उन्होंने कश्मीर से थी वो ना बेसिकली, तो उसके साथ मेरी जो फाइनल भारत का गुस्सा आप पे तो नहीं निकाल दिया उसने सारा? पता नहीं। तो उसके साथ मेरी जो फाइनल फाइटिंग हुई है ना, जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ, वो जरा टफ थी। तो लेकिन वही था, मैं बस माइंड में एक चीज रखी थी, आज या मरना है या मार देना है। तो वही चीज फिर बस। अच्छा, वैसे जुनैरा, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अगर बॉक्सर हूँ या मैं कभी ट्रेनिंग लूँ तो नॉकआउट पंच जरूर सीखूं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है नॉकआउट पंच सीखने की, कि एक मुक्का मारो अगला बंदा ढेर। तो आपने कोई नॉकआउट पंच किसी को मारा हो कि मुक्का मारते ही वो गिर गया और बस खेल खत्म? नहीं, नॉकआउट पंच नहीं किसी को मारा, क्योंकि लड़कियां आपको पता है काफी ज्यादा कमजोर होती हैं, तो इतनी भी नहीं होती, लेकिन वो मुझे इतना पता है कि मैंने एक पंच खाया था, दो नजर आने लग गए थे। अच्छा, यानी आपको इसका मतलब नॉकआउट पंच जो है नहीं, नॉकआउट पंच नहीं पड़ा, लेकिन वो आपको पता है पंच इतने अच्छा, वो जब वैसे आपको मुक्का पड़ा होगा और दो नजर आ रहे होंगे तो आपने फिर कहा तो होगा एक एक करके आओ। वो भी फाइनल में जब थोड़ा सा टाइम रह गया था, तब जाहिर बात है वो भी नहीं पीछे हट रही थी, मैं भी नहीं हट रही थी। अच्छा जी, हमारे जो शेफ सलमान है उन्होंने रेडी कर लिया है हमारी जो आज की डिश है, रेड जलफ्रेजी, और जैसा कि आप उसकी प्रेजेंटेशन में कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि दिखा सके। बड़ी जबरदस्त आज जलफ्रेजी जी हमने आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए और तीसरे जो जरा बाहर बैठे हैं उनके लिए हमने तैयार की है, और उम्मीद करते हैं कि आपको मजेदार लगेगी, क्योंकि मेरे मुंह में तो पानी की नदियां बह रही हैं और आपके मुंह में ऑलमोस्ट हमारे भी बह रही हैं। वो वैसे होता है ना समटाइम, जब तो सामने आ गई, पहले खुशबू से हो रहा था, अब तो डायरेक्टली सामने आके जब सामने कोई चीज पड़ी और खासतौर पे हमारे आप देख रहे हो तो अंदर ही अंदर वो एक मन ललचाना शुरू हो जाता है। तो मेरा मन तो रोजाना ललचाते हैं हमारे शेफ जो हैं वो नई नई डिशेस बना के। तो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको अक्सर औकात हम चखाते हैं, जब उनको खिलाते हैं उनकी मेहमान नवाजी, जैसे हम आज आपकी, आप दोनों की और तीसरे जो बैठे हैं वहां पे उन तीनों की करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज जलफ्रेजी जो है वो पसंद आएगी। तो शेफ सलमान, चीजें रेडी हो चुकी हैं, कोई टिप्स आप देना चाहें? इसके साथ समटाइम कोई लोग पराठे भी यूज करते हैं, कोई रोटियां भी यूज करता है, कोई नान भी यूज करता है, अपनी अपनी पसंद के मुताबिक बेहतरीन क्या रहेगा, आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, ये ज्यादातर डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर अगर आपके बारिश हो रही है या वेदर ठंडा है, फिर लोग ज्यादा डिमांड करते हैं पराठे की। अगर इसके साथ मलवारी पराठा हो जाए तो इसका टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है जी, डबल से ट्रिपल हो जाएगा। खालदा, बहुत शुक्रिया आप आज के शो के अंदर आई और हमारे शो को जीनत बख्शी। जुनैरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको तो अलविदा कहते हुए भी डर लग रहा है कि पंच ना आ जाए जुनैरा की तरफ से मेरे। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए और शो की जीनत को बढ़ाया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान हन्नान बुखारी
को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।